ADHD ब्रेन जो है ना वो बहुत फोकस्ड है कॉन्सिक्वेंसेस पे। ADHD का डायग्नोसिस कैसे होता है और उससे पहले ADHD है क्या असल में? तीन चीजें बेसिक्स हैं, एक तो अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिव होता है इंसान, इम्पल्सिव बिहेवियर। ADHD में अटेंशन मौजूद होती है बट काम नहीं हो रहा लेकिन रात को 3 से 4 घंटे अगर गेम खेलनी है या मूवी देखनी है तो वो एट अ स्ट्रेच देखी जाएगी। जब वो डेडलाइन करीब आ जाती है तो हाइपर फोकस फेज में उस चीज को हल करते हैं। ADHD एक डाइवर्जेंट ब्रेन है और ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग है। बच्चों के जो अटेंशन के इश्यूज हैं जिसमें अटेंशन रेगुलेशन की टर्म आपने यूज़ की, हम उन्हें कैसे सिखा सकते हैं अटेंशन को रेगुलेट करना? जिन लोगों की लाइफ में स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, स्कूलिंग उनकी अच्छी हो और स्कूल ऐसा हो जो उनकी लाइफ को प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में लेके चल रहा है, वो भी प्रेजेंट नहीं करते क्योंकि वो मसला। वो और कौन सी चीज़ें हैं या रीजंस हैं इस डिसऑर्डर के पीछे? ओवरली स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट जो आजकल के दौर की है कि हर वक्त वी आर बीइंग ADHD को लेके ये ख्याल रखते हैं कि ये डिसिप्लिन की कमी है या केयरलेसनेस है। ये अगर डिसिप्लिन्ड हो जाए, सिस्टमैटिक हो जाए तो ये ब्रेन भी इसका फिक्स हो जाएगा। हमारे वक्तों में तो ADHD नहीं था। चिल्ड्रन जिनके शायद परफॉर्मेंस के या एकेडमिक के उस तरह इश्यूज नहीं हैं, बट हम इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर जुनैद रसूल, जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर साहब मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये को फाउंडर हैं द साइक कंसल्टेंट एंड फेयरवे क्लिनिक पे, और आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। ये आपको और मुझे सही तरीके से गाइड करेंगे ADHD के बारे में। वो डेफिनेशन नहीं जो हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, बल्कि एक्चुअली में ADHD रियल लाइफ में दिखता कैसे है, इसके क्या मार्कर्स होते हैं, हम इसकी असेसमेंट कहाँ से और कैसे करवा सकते हैं, और इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे होती है। तो चलिए इनसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी पॉडकास्ट पे आए। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस बहुत अहम टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे बुलाया। चलिए डॉक्टर साहब, गुफ्तगू शुरू करके ADHD का डायग्नोसिस कैसे होता है और उससे पहले ADHD है क्या असल में? राइट। अच्छा, जैसे ये वर्ड है ADHD, इसमें पहला अटेंशन डेफिसिट का पोर्शन है और हाइपर एक्टिविटी, ये दो एरियाज हैं जिसके ऊपर इसका नाम बनाया गया। ठीक है। और इसमें तीन चीज़ें बेसिक्स हैं, एक तो अटेंशन डेफिसिट यानी अटेंशन कम फील हो रही होती है, और हाइपर एक्टिव होता है इंसान, और इम्पल्सिव बिहेवियर। ये तीन बिहेवियरल और सिम्टम्स इसके हैं। और इन तीन चीज़ों से ही बाकी सारी प्रॉब्लम्स जो सोशल लाइफ में, एकेडमिक्स में, पर्सनल लाइफ में जो आनी है, वो इन तीन चीज़ों की बेसिस पे आनी है। इसमें वैसे मेरा इस पे ख्याल ये है कि ये जो अटेंशन डेफिसिट का वर्ड है ना, ये थोड़ा मिसनोमर है। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली देखता हूँ। ये बेसिकली अटेंशन रेगुलेशन का प्रॉब्लम है। अच्छा। ADHD में अटेंशन मौजूद होती है ओके। बट वो रेगुलेट नहीं कर रहा होता इंसान, यानी किसी टाइम बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है टेंशन, किसी टाइम बिल्कुल जोन आउट फेज में होता है इंसान। तो इट्स मोर ऑफ अ प्रॉब्लम ऑफ रेगुलेशन ऑफ अटेंशन। सो थोड़ा सा नेम ज़रा डिफरेंट है बट रेगुलेशन का मेन प्रॉब्लम डॉक्टर है। साहब, अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अटेंशन रेगुलेशन से आपकी क्या मुराद है? राइट, देखिए, जो लोग न्यूरोटिपिकल हैं, जिनको ये प्रॉब्लम्स अटेंशन की नहीं है, उनके लिए बड़ा आसान है कि वो किसी भी प्रोजेक्ट पे अपनी तवज्जो मुसलसल स्प्रेड रखें, यानी वीक्स में उसको करते रहें, आहिस्ता आहिस्ता बहुत आसानी से उसको कंप्लीट कर लें, और अटेंशन एक कंसिस्टेंट वे में चलती रहे। तो अगर ये प्रॉब्लम हो कि शुरू के कुछ वीक्स एंड मंथ्स में अटेंशन ही नहीं रख पाते, और एन टाइम पे आकर जब वो डेडलाइन करीब आ जाती है तो हाइपर फोकस फेज में उस चीज़ को हल करते हैं, तो ये अटेंशन का प्रॉब्लम है कि कुछ टाइम पे बहुत अवेलेबल है, हाइपर फोकस है, और कुछ टाइम पे बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। इवन अ पर्सन डेस्परेटली वांट्स कि ये काम करे बट वो नहीं कर पाता। दिस इज रेगुलेशन प्रॉब्लम। ठीक है। और ये ADHD लोगों को यस, ADHD को ये रेगुलेशन प्रॉब्लम होती है, और इसी की वजह से सारे बाद में और सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं। ठीक है। अ लॉट ऑफ टाइम्स डॉक्टर साहब ऐसे भी होता है कि जैसा आपने कहा, इसी के अंदर मैं अगर एग्जांपल ऐड करूं कि सुबह काम नहीं हो रहा लेकिन रात को 3 से 4 घंटे अगर गेम खेलनी है या मूवी देखनी है तो वो एट अ स्ट्रेच देखी जाएगी।
ये जो एक डिफरेंस आता है कि एक तरफ तो आप टास्क नहीं कर पा रहे, दूसरी तरफ आप हाइपर फोकस्ड हैं, ये कैसे होता है? ये डिफरेंस कहाँ से आता है? राइट, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आमतौर पे हमें पेरेंट्स ऑफ एडीएचडी चिल्ड्रन ये हमसे सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब वीडियो गेम पे अगर बिठा दें तो ये 6 घंटे बैठा रहेगा, और पढ़ाई के ऊपर हम बिठाते हैं तो वो ये पढ़ते नहीं है, पढ़ाई में फोकस नहीं करते। तो इसका जो साइंटिफिक आंसर ये है कि एडीएचडी ब्रेन जो है ना वो बहुत फोकस्ड है कॉन्सिक्वेंसेस पे, यानी उसको इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द थिंग्स चाहिए। यानी वीडियो गेम में क्या होता है, एक एक्शन लिया साथ ही उसका रिजल्ट आया, कॉन्सिक्वेंस मिला। उस कॉन्सिक्वेंस से उनकी मोटिवेशन और डोपामीन जो है ना वो बूस्ट होती रहती है और वो उसको मेंटेन रख सकते हैं। पढ़ाई का प्रॉब्लम ये है कि उसके कॉन्सिक्वेंस फौरी नहीं आने। ठीक है। और हाँ, अगर कॉन्सिक्वेंस फौरी आने हो, जैसे कल एग्जाम है तो फौरी कॉन्सिक्वेंस है वो पढ़ना शुरू कर दे, हाइपर एक्टिव, हाइपर फोकस्ड हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस ना फौरी तौर पे फील करना, ये आई थिंक एडीएचडी में ये प्रॉब्लम आता है। और इसमें एक और फैक्टर है कि जो जिस चीज़ के बारे में इंसान पैशनेट है उसमें वो हाइपर फोकस कर सकता है। ओके। यानी अब स्पोर्ट्स में पैशनेट है, कोई वीडियो गेम में है या कोई और चीज़ है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे फॉर इंस्टेंस एक बच्चे को अगर गेम्स का शौक है तो वो गेम्स सर्च करता रहेगा, घंटों सर्च करता रहेगा उसको, और अटेंशन रखेगा अपनी। ठीक है। तो ये जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें भी फ्री मेंटेन रहता है फोकस। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ से अगर किसी को एकदम 18 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में ये फील होना शुरू हो जाए कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा, मैं कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो क्या हम उसे उस पॉइंट पे डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ जी आपको एडीएचडी है? ये आजकल हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा आ रही है कि लोग अपनी 20s में, 30s में, 40s, इवन 50s में आके लग कह रहे हैं कि जी एडीएचडी हमें है और इसका हमें हल करें, इलाज करें। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसकी एक पीछे साइंटिफिक रीज़न है कि ऐसे क्यों हो रहा है, कि लेट ऑनसेट या लेट उनको लगता है लेट ऑनसेट है और लेट प्रेजेंट कर रहे हैं वो। तो उसमें जो कुछ रीजंस है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले ये कि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ADHD एक न्यूरो डाइवर्जेंट ब्रेन है और ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग है। एक तो ये बात चीज़ कंफर्म है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यानी शुरू से ही, बचपन से ही, यानी बचपन से होगा, जेनेटिकली है, एकदम जवानी में नहीं नहीं जाएगा। होता। ठीक है। अब बचपन में अगर बच्चे को सिर्फ अटेंशन प्रॉब्लम्स हैं और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स नहीं है, जिसमें एंगर या इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं है, और उसका IQ हाई है, हाई IQ विद अटेंशन डेफिसिट, उसमें उसकी कोपिंग मैकेनिज्म्स इतने स्ट्रांग होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी अच्छी होती है कि वो शुरू की इनिशियल पढ़ाई आसानी से कर लेता है। ठीक है। और वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ नहीं रहे होते तो पेरेंट्स भी इतना बॉदर नहीं करते, तो वो फिर जब स्कूल के बाद जब स्ट्रक्चर उसकी लाइफ में ख़त्म होता है, यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, जॉब्स में जाता है, तो उस टाइम ओवरवर्क सिचुएशन में पहली दफ़ा ओवरवेल्म होके डीकम्पनसेट कर रहा होता है, तो उस वजह से प्रेजेंट करता है। नंबर 2 एक और रीज़न है कि ADHD विद माइल्ड स्पेक्ट्रम ऑटिज्म डिसऑर्डर भी कोमॉर्बिड कंडीशन है। ये ऑटिज्म क्या है डॉक्टर साहब? ऑटिज्म, जैसे आपने इसके बारे में काफ़ी लोग आजकल अवेयर भी हैं कि इसमें बेसिकली ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें इंसान की जो दूसरे इंसान से जो ताल्लुक़ है, कम्युनिकेशन है, उसमें प्रॉब्लम आ रहा होता है, और वो सोशल इतने नहीं होते, टिपिकल उनके बिहेवियर्स होते हैं। वो जो माइल्ड वाले सिम्टम्स विद ADHD अगर प्रेजेंट करें तो ये मास्क हो जाता है ADHD। एक हमने देखा कि जिनको सिर्फ अटेंशन प्रॉब्लम्स हैं, हाइपर एक्टिव नहीं है, वो लेट प्रेजेंट करेंगे क्योंकि उनको कोई हाईलाइट नहीं करेगा। जिनका हाई IQ प्लस ADHD है वो भी प्रेजेंट नहीं करेंगे शुरू में। जिनमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के कुछ सिम्टम्स और ADHD कंबाइंड है वो भी प्रेजेंट यूजुअली नहीं करते। इसके अलावा जिन लोगों की लाइफ में स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, स्कूलिंग उनकी अच्छी हो और स्कूल ऐसा हो जो उनकी लाइफ को प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में लेके चल रहा है, वो भी प्रेजेंट नहीं करते क्योंकि वो मसला उनका हल हो जाता है। जिनके घरों में स्ट्रक्चर अच्छा है वो भी प्रेजेंट नहीं करते, वो फर्स्ट टाइम प्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सिटी में जब वो इंडिपेंडेंट होते हैं। उस टाइम पे ये ADHD के सिम्टम्स उनको तंग करने लग जाते हैं। जॉब लेवल पे भी प्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ वाकई रीजंस हैं जिसकी वजह से ADHD मिस हो जाता है चाइल्डहुड में और वो अडल्टहुड में फर्स्ट टाइम प्रेजेंट होता है। यहीं से अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, मुझे ये समझ आ रही है डॉक्टर साहब कि
इसके पीछे न्यूरोकेमिकल हमारे जो ब्रेन में कीमियाई मादे हैं उनकी कोई प्रॉपरली वो फंक्शन नहीं कर रहे जिसकी वजह से एडीएचडी हो रहा है। सो क्या न्यूरोकेमिकल्स का इसके अंदर रोल है, और अगर रोल है तो क्या रोल है एडीएचडी में? राइट, इसमें एडीएचडी में वैसे तो तमाम मेंटल हेल्थ कंडीशंस में मल्टीपल न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व हैं और अभी तक इनके मैकेनिज्म्स समटाइम्स क्लियर भी नहीं है पूरी तरह। लेकिन इसमें जो देखा गया है कि डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन ये दो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिसकी प्रॉब्लम्स की वजह से या जिसके कम लेवल्स की वजह से, और वो भी ब्रेन के एक एरिया प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उस एरिया में जब कम हो जाए डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन तो एडीएचडी रिलेटेड सिम्टम्स आते सर हैं। हमारे ऑडियंस के लिए, चूंकि वी हैव वेरी डिवर्स ऑडियंस, अगर आप थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि ये डोपामिन क्या करता है और नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है? आई थिंक ये जो हम डोपामीन है ये ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो इंसान की मोटिवेशन पे, रिवॉर्ड्स पे, यानी अगर हम कोई भी अच्छा काम करते हैं हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है और एक खुशी हासिल होती है, और प्लेजर से रिलेटेड जो भी हमारे मामलात है वो डोपामीन रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है। और नॉरएपिनेफ्रिन भी ऐसे ही है, ठीक डोपामीन है। लेवल्स को बढ़ा रहा होता है। ओके। तो ये मल्टीपल और जो ड्राइव है इंसान की एक आगे बढ़ने की सलाहियत और चीज़ें, और लाइफ में छोटी छोटी कामयाबियों के बाद जो खुशी होती है ये सारी डोपामीन रिलेटेड होती है। ठीक है। सो ये जो ADHD इंडिविजुअल्स हैं उनके ब्रेन में ये ज्यादा रिलीज हो रहा है या कम रिलीज हो रहा है? कम रिलीज हो रहा है। ठीक है। और यही वो वजह है कि ADHD जिनको होता है दे क्रेव फॉर डोपामीन रिलेटेड थिंग्स, यानी उनको डोपामीन चाहिए एक्स्ट्रा, और वो हेल्दी डोपामीन लेने के बजाय अनहेल्दी डोपामीन ले लेते हैं। अनहेल्दी डोपामीन से मुराद है ड्रग एडिक्शन और रिस्की बिहेवियर्स, क्रिमिनल थिंग्स, ये तमाम अनहेल्दी डोपामीन हिट्स हैं। ठीक है। तो ADHD में जो सबसे डेंजरस थिंग होती है कि दे हैव द पोटेंशियल, और उनमें रुझान होता है टुवर्ड्स सब्सटेंस यूज, बिहेवियरल एडिक्शन, और इवन थोड़ा सा एंटी सोशल बिहेवियर, क्राइम रिलेटेड इनका रुझान होता है, और वो भी इसी वजह से कि दे आर क्रेविंग फॉर डोपामीन। अच्छा, एज पर माई प्रैक्टिस एज वेल एंड एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर्स तो नहीं होंगे, और भी रीजंस होंगे, और भी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। वो और कौन सी चीज़ें हैं या रीजंस हैं इस डिसऑर्डर के पीछे, या ये पूरी तरह से ब्रेन की फंक्शनिंग पे ही डिपेंड कर रहे हैं, केमिकल्स पे ही डिपेंड कर रहे हैं? अच्छा, इसमें ये ऐसा क्वेश्चन है जो जब किसी को होता है प्रॉब्लम तो पेरेंट्स और ख़ुद भी इंसान आके पूछता है कि मुझे ये क्यों है, मेरे अंदर ये चेंजेस हैं तो ये क्यों हैं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि 90% ये जेनेटिक है। दिस इज़ अ जेनेटिक थिंग। और आप आमतौर पे देखें कि ADHD अगर किसी को है तो उसके पेरेंट्स, बहन भाई, बुजुर्ग, कजन्स में भी बहुत और लोगों को भी होता है ADHD। ठीक है। लेकिन वो ज़री बात है, किसी का सवेयर है, किसी का माइल्ड है, मॉडरेट है, और आज से 20-25 साल पहले इस चीज़ के बारे में इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, तो वो नहीं होता डायग्नोस। तो एक तो 90% ये है जेनेटिक, और 10% हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ये ट्रिगर हो सकता है, जिसमें हेड इंजरीज, सर पे चोट लगना, इवन माइल्ड किस्म की चोट भी आई थिंक मुनासिब नहीं है। बल्कि आजकल मैं रेकमेंड करता हूँ कि कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स जिसमें हेड यूज़ हो रहा है, जैसे फुटबॉल में भी हेड से कर रहे होते हैं, ये बॉक्सिंग है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं तो ये रेकमेंड नहीं करता, ये नहीं करना चाहिए। इसमें अर्ली इयर्स ऑफ लाइफ में नहीं, किसी भी पॉइंट पे। अच्छा, ऐसी स्पोर्ट्स जिसमें हेड बैंगिंग हो रही है या कुछ उस पर कुछ हो रहा है, ये क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया है, अल्लाह ताला ने हेड को इतने सख्त किस्म के स्कल में प्रोटेक्टेड बनाया है, और इसके ऊपर इंजरीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए बनाया गया प्रोटेक्टेड। सो हेड इंजरी से रिलेटेड बहुत ADHD है। और मेरे ख्याल में एक ओवरली स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट जो आजकल के दौर की है, कि हर वक्त वी आर बीइंग ओवरली सेंसरी स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा है। सो ओवरली सेंसरी स्टिमुलेशन जो है ना, ये एक ऐसी कंडीशन है जो ADHD को इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, ओवरली सेंसरी स्टिमुलेशन से क्या इसके बारे में ये सोच रहा था एक दिन कि क्या चीज़ है। मैं चले अपना बचपन याद करूं तो उस ज़माने में फ़ोन नहीं थे, हम लोग बाहर शाम को जाना और खेलना, और कोई हमें फ़ोन हमारे ज़हन नहीं था, बुक्स थी हमारे सामने, टीवी भी 1-2 घंटे के लिए चलता था। तो स्टिमुलेशन जो हमें सेंसर, जो हमारी 5 सेंसेस में से हमें इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी, और एक पीस और कामनेस थी।
जो स्लो आजकल कह लेते हाँ हैं, स्लो, चले उसे चलिए स्लो स्लो था। कह देते हैं। हाँ, आजकल इंफॉर्मेशन ओवरलोड ही बहुत ज़्यादा है। बम्बार्डमेंट बहुत है। सुबह से शाम तक जिसके पास स्मार्टफोन है, अब आप खुद सोचें कितनी ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है। जो जॉब्स कर रहे हैं वो कितनी टफ है। आजकल एवरेज 8 घंटे के बजाय 12 से 16 घंटे लोग काम कर रहे हैं। तो स्टिमुलेशन और ओवरऑल द वर्ल्ड ही बहुत ज़्यादा बढ़ बहुत चुकी ज्यादा है बढ़ चुकी हुई और है। ये एडीएचडी के लिए अच्छी नहीं है। ये उसमें प्रेसिपिटेट होता है, उसमें तंग होते हैं क्या लोग। ये एडीएचडी कॉज कर सकती है? ये मैं वैसे आपसे अंडरस्टैंडिंग नहीं के आई लिए पूछ थिंक रही हूँ। कॉज नहीं कॉज मैं ये नहीं कहूँगा कॉज कर सकती है, बट एडीएचडी लाइक सिम्टम्स वक्ती तौर पे पैदा हो सकते हैं। राइट। एडीएचडी लाइक सिम्टम्स यानी फॉर इंस्टेंस अगर एक बंदा 6 से 8 घंटे वीडियो गेम्स खेलता है रोज, दिन में 10 घंटे स्क्रीन पे रहता है, तो वो ये डूम अटेंशन को स्क्रॉलिंग हाँ स्क्रॉलिंग करता है। बिल्कुल, और उसमें वो ये कंप्लेन करते हैं फिर लोग आके कि जी हमारी तवज्जो नहीं रह पा रही, हेडेक्स हो रहे हैं को, और एंजाइटी डिप्रेशन इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं उनको। सिंपल टास्क में बहुत ज्यादा बहुत टाइम मुश्किल लग हो रहा रहा है, होता है। ध्यान हिल जाता है। वो सारा वो एक आर्टिफिशियली सिचुएशनल आई थिंक वो एडीएचडी लाइक सिम्टम्स होते हैं, एडीएचडी नहीं होता कार में। बहुत से लोग डॉक्टर साहब एडीएचडी को लेके ये ख्याल रखते हैं कि ये डिसिप्लिन की कमी है या केयरलेसनेस है। ये अगर डिसिप्लिन्ड हो जाए, सिस्टमैटिक हो जाए, तो ये ब्रेन भी इसका फिक्स हो जाएगा। हमारे वक्तों में तो एडीएचडी नहीं था। आई थिंक आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जुमला बोल दिया जो आके हमारे पास पेरेंट्स बोलते हैं कि जी इसमें ये लापरवाह है, लापरवाह है। ये सुनता नहीं है, ये वैसे बड़ा ज़हीन है बट ये लापरवाही ये काम नहीं करता, इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, झगड़ता बहुत है हमसे, इस तरह के सिम्टम्स वो बता रहे होते हैं। तो इसमें बेसिकली मैं पेरेंट्स को ये बताता हूँ कि ये उसकी ब्रेन फंक्शनिंग ही डिफरेंट है और ये इसमें कई चीज़ें उसके इख्तियार में नहीं है। बल्कि एडीएचडी वाले बच्चे जो है ना, अगर आप उनसे हिस्ट्री लें, उनसे बात करें तो पता चलता है कि दे आर द लोनलीस्ट चिल्ड्रन। एडीएचडी में 3 चीज़ें जैसे जिक्र की थी ना कि हम अटेंशन प्रॉब्लम्स, हाइपर एक्टिव होना और इम्पल्सिव एंगर होना। अटेंशन प्रॉब्लम्स और हाइपर एक्टिव चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है, फ्रेंड्स इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एंगर जो इनको आता है उसमें जो ये एक्ट्स कर देते हैं एक इन विदाउट कंट्रोल, उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा बैकलैश आता है और रिलेशनशिप प्रॉब्लम आता है। हो जाता है। एडीएचडी वाले बच्चे विद इन 2 इयर्स आइसोलेट हो जाते हैं स्कूल में। तो ये उनके लिए बहुत एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। लोनलीनेस इनमें बहुत ज़्यादा आ जाती है और दे आर वेरी मच अपसेट, दे ट्राई देयर हार्ड कि वो काम करें टाइम पे, वो पर वो कर नहीं सकते कि उनका ब्रेन ही डिफरेंटली फंक्शन कर रहा होता है। सो इसी को सर एडप्ट करते हुए ये इंस्ट्रक्शंस उस तरह फॉलो नहीं कर पाते, इनके रिलेशनशिप्स वैसे नहीं होते, और क्या बिहेवियरल चेंजेस हैं जो हमें इनके अंदर नजर आएंगे आम बच्चों की निस्बत? यस आई थिंक बचपन में ना उसमें इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं कि ये पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते, यानी एक चीज़ सिखाना चाह रहे हैं टीचर्स, उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है सीखने की। तो एक तो ये लर्निंग के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं इन लोगों को अगर सवेयर हो एडीएचडी। और इसके अलावा जो इनमें हाइपर एक्टिविटी है, यानी वो एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते, तेज़ी वो बहुत एक डिस्टर्बिंग थिंग है स्कूल में। स्कूल डिमांड करता है डिसिप्लिन कि भाई क्लास में बैठे बच्चा आराम से किसी को तंग ना करे। इनमें वो एनर्जी इतनी हाई होती है उस टाइम पे कि ये नहीं बैठ पाते, इनको डांट भी पड़ती है, इनको प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो ये 2 चीज़ें जो है ना ये इनको प्रॉब्लम कर रही होती हैं। और एक और चीज़ जो बड़ी थोड़ी सी ज़रा डेंजरस होती है एडीएचडी में कि जो भी समझ लें कि कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस होती हैं, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स, ये चीज़ें, इसमें ना डोपामीन स्टिमुलेशन हो रही होती है और यही डोपामीन उनको एक्साइट कर रही होती है। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि उनको झगड़ा करके उनको थोड़ा सा कंफर्ट सा मिल रहा होता है। अजीब सी बात है बट हो इस तरह ही रहा होता है कि वो क्राइसिस सिचुएशन में, झगड़े वाले फेज में डोपामीन स्टिमुलेशन को आ रही होती है और वो फिर रिपीटेडली इसका कर रहे होते हैं। तो इससे फिर पेरेंट्स भी परेशान होते हैं और उनको बिहेवियरल इश्यूज आते हैं। सो सर इसी के अंदर अगर हम एक और चीज़ ऐड कर लें, आपने प्रीवियसली भी बात की हाई फंक्शनिंग एडीएचडी चिल्ड्रन की, जिनके शायद परफॉर्मेंस के या एकेडमिक के उस तरह इश्यूज नहीं होंगे। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट हम इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए इसमें हाई फंक्शनिंग में मेरे ख्याल में 2 कंडीशंस हैं। हाई फंक्शनिंग एडीएचडी जो पिक नहीं होता, उसमें जैसे मैंने कहा था कि हाई आईक्यू विद एडीएचडी
उसमें पिक इसलिए नहीं होता कि जब भी ये बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा होता है पढ़ाई का और इस चीज़ों का, तो वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी अच्छी होती है। वो बल्कि एडीएचडी का जो एक अलग से एस्पेक्ट है कि दे आर वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स, क्योंकि वो इतना तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, वो इतनी प्रॉब्लम में से बचपन से गुजर रहे होते हैं कि दे आर ट्रेंड कि उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो वो अपनी पढ़ाई की प्रॉब्लम सॉल्विंग करते रहते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स ट्राई करते हैं और एंड टाइम पे पढ़ लेते हैं। फिर एक चीज़ है कि इनकी हाइपर फोकस वाला जो टाइम है ना, वो इतना हाईली प्रोडक्टिव है, वो इतना हाईली प्रोडक्टिव है कि एक आम बच्चा उसमें वो काम नहीं कर सकता जो जो ये कर लेते हैं। सो इनकी समटाइम्स पढ़ाई इतनी डिस्टर्ब नहीं होती। जैसे इनकी मदर्स ही कहती हैं जी कि सारा साल ये नहीं पढ़ते, आखिर में 1 महीना पढ़ के पास कर लेते हैं और अच्छे नंबरों से पास करते हैं। तो ये दिस इज़ टिपिकल ऑफ एडीएचडी बिहेवियर। सो ये वाली चीज़, और एक और चीज़ है कि अगर माइल्ड ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम पे है इंसान और एडीएचडी है, तो वो जो हाइपर एक्टिविटी मास्क हो जाती है। उसमें माइल्ड ऑटिज़्म में जो फोकस करने की कैपेसिटी ज़्यादा है ऑन इंटरेस्ट, तो वहाँ से भी थोड़ा सा कवर हो जाता है। राइट। तो थोड़ा सा कंपनसेटरी सा ये प्रॉब्लम होता है। सो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में इंटरवेंशन पे बात कर लें, इलाज पे, तो इसका क्या इलाज है जो आप रिकमेंड करते हैं? देखिए, एडीएचडी में मॉडरेट टू सिवियर सिम्टम्स अगर आ रहे हैं जिसमें पढ़ाई डिस्टर्ब्ड है, स्कूलिंग में बिहेवियर डिस्टर्ब्ड है, घर पे बिहेवियर डिस्टर्ब्ड है, हर चीज़ फंक्शनिंग सोशल ख़राब हो चुकी है, तो इसमें 2 तरीके की ट्रीटमेंट है। एक मेडिकेशन है और एक थेरेपी, साइकोथेरेपी, जिसमें हम उनको बच्चों को, पेरेंट्स को सिखाते हैं कि किस तरह उन्होंने इन प्रॉब्लम्स के साथ नेविगेट करना है। तो मेडिकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, तो 2 किस्म की मेडिकेशन है इसमें। एक टाइप ऑफ मेडिकेशन को स्टिमुलेंट्स हम कहते हैं और एक को नॉन स्टिमुलेंट। ठीक है। तो स्टिमुलेंट्स में मिथाइलफेनिडेट है, डेक्सएम्फेटामिन है, ये 2 टाइप्स के हैं। और नॉन स्टिमुलेंट में जो है ब्यूप्रोपियोन और एटमॉक्सिटीन, ये 2 आई थिंक हैं। तो ये एज नीडेड यूज़ किए जाते हैं। और थेरेपीज़ तो बहुत सारी हैं, बहुत डिफरेंट तरीकों से सिखाया जाता है इन लोगों को कि उन्होंने किस तरह मैन्यूवर अराउंड करना अराउंड दिस एडीएचडी थिंग्स। ठीक है सर, अगर मैं यहीं से थोड़ा सा मज़ीद हम चूँकि मैं चाहती हूँ ये पॉडकास्ट हमारे ऑडियंस के लिए जितना बेनिफिशियल हो हम बना सकते हैं, इसको ऑडियंस के लिए हम बनाएं। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, आपने ऊपर बात की थी कि वो बच्चे जिनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, एट टाइम्स सबसे बड़ा चैलेंज ही उनको डिसिप्लिन करना है। क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि हम पेरेंट्स को सिखा सकते हैं, जो जिसके लिए सुपरविजन भी नहीं चाहिए, बट इन ऑर्डर टू डील विद देयर हाइपर एक्टिविटी, टू कर्टेल द हाइपर एक्टिविटी? आई थिंक जो हाइपर एक्टिविटी का सिम्टम है, अगर वो बहुत सवेयर है और वो बिहेवियर प्रॉब्लम्स इस तरह की कर रहा है जिसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसमें तो फिर मेडिकेशन देनी ही पड़ती है। मेडिकेशन जब हम देते हैं उनको, जो स्टिमुलेंट्स हैं, जैसे ही वो स्टिमुलेंट दवाई खाते हैं उसका तो फौरी असर आ जाता है, यानी उसी दिन 1-2 दिन में ही वो बच्चा बिल्कुल काम डाउन और रिलैक्स्ड, उसका माइंड बहुत कंपोज्ड हो जाता है मेडिकेशन लेने से। नंबर 2, जो एडीएचडी में हाइपर एक्टिविटी है, वो एक इंक्रीज एनर्जी का एक फेज है जिसको थ्रू एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स डील किया जा सकता है। ठीक है। उस बच्चे को बाहर निकलने का मौका दिया जाए, स्क्रीन्स पे ना बैठे, वो कम से कम 2-3 घंटे, 1-2 घंटे बाहर खेले, एनर्जी अपनी एग्जॉस्ट करे, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये आई थिंक इन 2 तरीकों से ये चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। क्या इसके अंदर डाइट का, खाने पीने का, स्लीप का भी कोई रोल होता है? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा कि डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है। ये जितने भी आर्टिफिशियल समझ लें कि फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, फूड कलरिंग है, ये तमाम एडीएचडी को वर्स करती है। शुगर्स एडीएचडी को वर्स करती हैं। बल्कि इसमें जो अडल्ट एडीएचडी है उसमें तो हम कई दफ़ा ये रिकमेंड करते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट पे शिफ्ट हो जाएं, उससे उनके सिम्टम्स बहुत बेहतर हो जाते हैं। ठीक है। जितना वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं उतना ही प्रॉब्लम उनको आ रहा होता है। तो ये हम डाइटरी थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अडल्ट एडीएचडी की बिहेवियरल मैनेजमेंट में हम जिम रेकमेंड करते हैं। बल्कि इसका एक दफ़ा वो जोक ही बन गया कि मैंने अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे जिम लिख के भेजता हूँ, तो लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं आपके कोई जिम भी है जो आपने वहाँ भेज रहे हैं? मैं कहता हूँ नहीं, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन समझ लें, अप टू 50% प्रॉब्लम्स का हल यही होता है।
तो ये मेरे ख्याल में उसमें जिम, एक्सरसाइज और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स, जो भी उन्होंने एज अप्रोप्रिएट स्पोर्ट्स हैं, उसमें वो उनको आई थिंक यूज़ करना चाहिए। ये तो हमने बात कर ली हाइपर एक्टिविटी की। बच्चों के जो अटेंशन के इश्यूज हैं, जिसमें अटेंशन रेगुलेशन की टर्म आपने यूज़ की, हम उन्हें कैसे सिखा सकते हैं अटेंशन को रेगुलेट करना? राइट, इसमें भी जैसे ट्रीटमेंट में मैंने बताया कि सेवेरिटी अगर बहुत ज़्यादा ही अटेंशन का प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर वो दवाई से ही ठीक होता है, और दवाई से उनकी अटेंशन भी बेहतर हो जाती है और वो फोकस अच्छी तरह कर सकते हैं। बल्कि इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो दवाई के बड़े ख़िलाफ़ हैं कि दवाई नहीं देनी, छोटा बच्चा है, इसको क्या दवाई देंगे। तो मैं इनको ये कहता हूँ कि अगर दवाई खाने से, कुछ साल दवाई खाने से उसकी ब्रेन फंक्शनिंग और डेवलपमेंट बेहतर हो जाए, जो होगी, ADHD को बगैर दवाई के सवेयर सिम्टम्स को अगर रखें तो उसने पूरे अगले 5 से साल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में भी चले जाना है, एंटी सोशल कंडक्ट डिसऑर्डर्स में भी चले जाना, खुदा ना खास्ता। दवाई के साथ उसका बिहेवियर ठीक रहेगा, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट भी बेहतर हो सकती है। ठीक है। तो ये पॉइंट है। और थेरेपी में ऑब्वियसली उसकी एनर्जी अगर एक दफ़ा निकल जाए, फिर उसको ये सिखाना कि कॉन्सिक्वेंस वाली बात, कि फ़ौरन से उसको कॉन्सिक्वेंस मिलना चाहिए। ADHD में बच्चों के साथ हम मुख्तलिफ उनको रिवॉर्ड्स देते हैं, टोकन्स, टाइम बाउंड रिवॉर्ड्स के आज अगर आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो ये आप हमें कुछ खाने को मिलेगा, कोई ऐसी चीज़, इस तरह की कुछ छोटे बच्चों के लिए स्पेशली बड़ा हेल्पफुल रहता है। लोग इससे, बच्चे काफ़ी अच्छा वो काम कर लेते हैं। सर, पीछे हमने डाइट में प्रोसेस्ड फूड की आपने बात की, तो क्या पेरेंट्स को रिवॉर्ड्स के तौर पे कोक, स्लंटी, प्रोसेस्ड फूड्स, चॉकलेट वगैरह रखनी चाहिए? देखिए, टेक्निकल सवाल है थोड़ा सा, मेरा तो ये ख्याल है कि अगर मुझसे कोई पूछे, मैं तो कहूँ कि सारे फूड्स हर एक के लिए बैन कर देने चाहिए। ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है, ये बहुत ही ख़तरनाक है, स्पेशली इन बच्चों के लिए तो बहुत ही ख़तरनाक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन चुके हुए हैं। तो इसमें जो मिडवे है, हाइब्रिड सा मिडवे ये होता है कि मैं ये कहता हूँ कि उनको वंस अ मंथ या मंथ में 2 दफ़ा इस तरह का चीज़ खा लें वो, लेकिन 95% या अप टू 97% ऑफ द डाइट शुड बी क्लीन। ठीक है। आई थिंक इस तरह वो चीज़ कवर हो जाती है। ठीक है। तो बहुत अहम सवाल, क्या ये 100% क्योरेबल है डॉक्टर साहब, कि बचपन में था बिल्कुल ठीक हो गया? यस, जो बचपन से ADHD होता है उसमें अप टू 50% जो बच्चे हैं उनके 2 सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, यानी हाइपर एक्टिविटी बहुत हद तक कम हो जाती है आफ्टर फ्यू इयर्स। जब वो टीन्स में आते हैं उसके बाद बहुत कम हो जाती है। एंगर और जो इम्पल्सिव बिहेवियर बहुत से लोगों का कम हो जाता है। और लेकिन जो इन अटेंशन और अटेंशन प्रॉब्लम्स, रेगुलेशन प्रॉब्लम्स रहते हैं थ्रू अडल्ट लाइफ, और इसमें ये ठीक कैसे होता है, उसमें थेरेपी है, उसमें बिहेवियरल मेडिकेशंस हैं। नंबर 2, वैल्यू सिस्टम। आई थिंक इन बच्चों में ना, कई बच्चों में जिनमें एम्पैथी ज़्यादा होती है, वो बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं अपने आप को, कि उनको ये अंदाज़ा होता है कि हमारे एक्शन से दूसरों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा करते हैं। एम्पैथी जिनमें ज़्यादा है, जिनकी वैल्यू सिस्टम अच्छा है, उनको आई थिंक काफ़ी बेहतरी आ जाती है, और मेडिकली जैसे मैंने बताया 2 सिम्टम्स 50% में बहुत बेहतर हो जाता है। आज के पॉडकास्ट में हमने समझा ADHD बच्चों में दिखता कैसा है। ये महज डिसिप्लिन की कमी नहीं है, ना ही महज केयरलेसनेस है। इन बच्चों का दिमाग दूसरे बच्चों की निस्बत फ़र्क है, इसलिए इनके साथ जो हमने रवैया रखना है, इनके साथ जैसे हमने डील करना है, वो भी बाकी बच्चों की निस्बत फ़र्क होगा।